सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का क्या मतलब होता है। देन व्हाट इज सेट, एक सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेट की टाइप्स कौन कौन सी हैं, और लास्ट में हम देखेंगे कि सीक्वेंस किसे कहा जाता है। इन टॉपिक्स में से यकीनन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़े भी होंगे, मगर चूंकि हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, तो जो टॉपिक्स आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं हम उनका एक शॉर्ट ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा किसे कहा जाता है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर साइंस को एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट या प्रैक्टिकल फील्ड के तौर पे समझा जाता है, मगर जो सब्जेक्ट हमने पढ़ना है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसके नेम से क्लियर है कि ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मगर ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट कंप्यूटर के बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बेस भी बनता है। अब कौन कौन से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं जिनकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा बेस बनता है? इनमें सबसे पहले शामिल है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन, देन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नाउ इट इज क्लियर कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ये जो वर्ड ऑटोमेटा है इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटा एक वर्ड ऑटोमेटन का प्लूरल है। ऑटोमेटन इज सिंगुलर। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो ऑटोमेटिकली काम करती है। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम थ्योरी पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीजों की जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं। अब वो कौन सी चीजें हैं जो ऑटोमेटिकली काम करती हैं और वो कौन सी चीजें हैं जिनकी थ्योरी हमने पढ़नी है, वो कुछ देर में आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से पहले इसको क्लियर करते हैं। लेट सपोज आपके पास एक सेल फोन है, आप इस सेल फोन को यूज कर रहे हैं। आपके सेल फोन में बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स मौजूद हैं जो पहले कभी नहीं थे। आपका क्या ख्याल है कि ये वर्किंग मॉडल जो आज आप यूज कर रहे हैं ये कैसे बना? 5-6 लोग जो सेलुलर इंफॉर्मेशन रखते थे, वो शाम की चाय पे इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि यार आज कुछ नया करते हैं, और उस नए करने के चक्कर में वहां बैठे बैठे उन्होंने सेल फोन इजाद कर दिया। क्या स्टोरी इतनी सिंपल है? डेफिनेटली नॉट, स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। आपका सेलफोन जो आज आप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर कॉल्स की ऑप्शन है, मैसेजेस की ऑप्शन है, MP3 सॉन्ग्स आप सुन सकते हैं, आप वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं। आपका सेलफोन अगर कॉल करता है तो किस तरह करता है? अगर आपके मोबाइल में मैसेजेस की फैसिलिटी है तो आपके मोबाइल में सेंट आइटम्स को भी मेंटेन किया जा रहा है, इनबॉक्स को भी मेंटेन किया जा रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस आपके सेल फोन में मौजूद हैं। लेकिन ये जो वर्किंग मॉडल आज आप यूज कर रहे हैं, इस वर्किंग मॉडल से पहले इसकी थ्योरी को डिजाइन किया गया था। जब भी कोई वर्किंग मॉडल बनता है, उस वर्किंग मॉडल से पहले उसकी थ्योरी को डिजाइन किया जाता है। थ्योरी के अंदर ये डिजाइन किया जाता है, ये रखा जाता है, ये सोचा जाता है कि जो वर्किंग मॉडल हमने बनाना है वो किस तरह काम करेगा, उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स होंगे, वो फीचर्स इंप्लीमेंट किस तरह करने हैं। आपका सेलफोन कॉल करता है तो कैसे करता है, आपकी कॉल को किस तरह कनेक्ट किया जाएगा, आपके मैसेजेस किस तरह सेंड होंगे, किस तरह रिसीव होंगे, एंड सो ऑन। सो पहले थ्योरी को डिजाइन किया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब आप थ्योरी डिजाइन कर लेते हैं, उस थ्योरी डिजाइन करने के फौरन बाद आप एक प्रैक्टिकल वर्किंग मॉडल डिजाइन कर दें। नो, हमेशा थ्योरी डिजाइन करने के बाद एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किया जाता है। ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, ये बिफोर दिस वर्किंग मॉडल डिजाइन किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मॉडल जो डिजाइन आप करते हैं, ये फिजिकल मॉडल भी हो सकता है या लॉजिकल भी हो सकता है, आप पेपर वर्किंग करके भी डिजाइन कर सकते हैं। नो, इस पॉइंट पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी डिजाइन करने के बाद हमेशा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनता है, और एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन करने के बाद ही वर्किंग मॉडल बनता है। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की तरफ। जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का सब्जेक्ट है, ये क्यों बनाया गया, ये कब बनाया गया? इन 20th सेंचुरी देयर वाज अ टीम। उस टीम के अंदर बायोलॉजिस्ट भी थे, इंजीनियर्स भी थे, मैथमेटिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इवन न्यूरोलॉजिस्ट, और कुछ अर्ली कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसी मशीन्स बनानी चाहिए जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम कर सकें, ह्यूमंस की तरह काम कर सकें, ह्यूमंस की तरह डाटा को प्रोसेस कर सकें, जिस तरह हम लोग दिन में बहुत सारा डाटा प्रोसेस करते हैं, बहुत सारे फैसले करते हैं। तो इस टीम ने सोचा कि कुछ इस तरह की ह्यूमन की तरह की डिवाइसेस होनी चाहिए, मशीन्स होनी चाहिए जो सारा काम ऑटोमेटिकली कर सकें।
आज हमारे पास इस तरह के कंप्यूटर सिस्टम्स मौजूद हैं और वो तमाम का तमाम डाटा प्रोसेस करते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये वर्किंग मॉडल आज हमारे सामने मौजूद है और इसकी बेस कब रखी गई इस वर्किंग मॉडल की जो ऑटोमेटिकली काम करता है? इन 20th सेंचुरी, जब इन लोगों ने सोचा बैठ के कि कुछ ऐसी मशीन होनी चाहिए जो इंसानों की तरह काम कर सके, जो इंसानों की तरह डाटा को प्रोसेस कर सके। तो जब इन्होंने आइडिया जनरेट किया, आइडिया जनरेट करने के बाद इन्होंने उस मशीन की थ्योरी को डिजाइन किया। उस मशीन के अंदर कौन कौन से फीचर्स रखने हैं, वो मशीन डाटा कैसे प्रोसेस करेगी, उस मशीन को इनपुट किस शक्ल में दी जाएगी, वो मशीन हमें आउटपुट किस शक्ल में देगी। जब थ्योरी डिजाइन कर ली गई तो वर्किंग मॉडल नहीं बनाया, सबसे पहले क्या डिजाइन किया? एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन की गई। और जो मशीन्स डिजाइन की गई या जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किए गए, उनमें सबसे पहले शामिल थी फाइनाइट स्टेट मशीन। ये ऑटोमेटिकली वर्क करती थी, इसको हम कह सकते हैं इट इज एन ऑटोमेटन। इसी तरह पुश डाउन ऑटोमेटा एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल डिजाइन किया गया, ये भी ऑटोमेटिकली वर्क करता था, हम इसे ऑटोमेटन कह सकते हैं। इसी तरह LBA या लिनियर बाउंड ऑटोमेटा डिजाइन किया गया, इट वाज एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ये भी ऑटोमेटिकली वर्क करता था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया गया, ये भी ऑटोमेटन है। कलेक्टिवली हम इन्हें कह सकते हैं कि ये ऑटोमेटा है। मैंने पहले बताया कि ऑटोमेटन सिंगुलर है और ऑटोमेटा प्लूरल को कहते हैं, तो सारी मशीन्स को कलेक्टिवली मैं ऑटोमेटा कह रहा हूं। अभी मैंने कहा कि ट्यूरिंग मशीन सबसे पावरफुल कंप्यूटेशनल मॉडल था, सबसे पावरफुल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था। इट वाज नॉट फिजिकल मॉडल, एक्चुअल में कंप्यूटर हमने बना नहीं लिया, ये सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल था, लेकिन इतना पावरफुल था कि इसके बारे में कंसिडर आज तक किया जाता है कि जो काम आज का कंप्यूटर कर सकता है वो तमाम के तमाम काम ट्यूरिंग मशीन से भी किए जा सकते हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल बनाया गया फिजिकल मॉडल बनाने से पहले, जस्ट एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, ये कितना पावरफुल था, तमाम काम कर सकता है जो आज का मॉडर्न कंप्यूटर भी कर सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे कुछ ऑटोमेटिक काम करने वाली चीजों की। वो चीजें कौन सी हैं? वो ये एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स हैं जिनकी हमने थ्योरी पढ़नी है। सो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस सब्जेक्ट के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स की, एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की जो ऑटोमेटिकली काम करती थी। बहुत डिटेल में हम इनकी थ्योरी को देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, जिस तरह हमारा मॉडर्न कंप्यूटर जो आज हमारे सामने मौजूद है, हम इसको इनपुट देते हैं, ये बदले में हमें क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है। और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए ये डाटा को प्रोसेस करता है या इनपुट को प्रोसेस करता है। इसी तरह ये जो एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स या एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स डिजाइन की गई थी, इनको भी इनपुट दी जाती थी। और ये इनका काम क्या होता था कि जो इनपुट इनको दी गई है, उस इनपुट को या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। जब इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स को इनपुट दी जाती थी तो ये उस इनपुट को लेके एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट एंड अल्टीमेटली फाइनल स्टेट तक पहुंच जाती थी। और फाइनल स्टेट पे पहुंचने के बाद ये पता लगता था कि इन मशीन्स ने या इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स ने जो इनपुट दी गई है उसको एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। अभी जस्ट मैं इन सारी जो हमारा सब्जेक्ट है मेन, इसकी बेस आपको बता रहा हूँ। बाद में हम बहुत डिटेल में फाइनाइट स्टेट मशीन को भी पढ़ेंगे, पुश डाउन ऑटोमेटा को भी पढ़ेंगे, ट्यूरिंग मशीन तक पढ़ेंगे, और आपको उसमें मजीद क्लियर होगा कि कैसे इनपुट दी जाती थी, कैसे वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में एंटर होती थी, और किस तरह इनपुट जो दी जाती थी उसको एक्सेप्ट करती थी या रिजेक्ट करती थी। बट यहां पे आपको ये क्लियर होना चाहिए कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इस सब्जेक्ट के अंदर हमने थ्योरी पढ़नी है इन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स की, इन एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स की जो कंप्यूटर के बनाने से पहले डिजाइन की गई। ठीक है जी। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं, ये सारी की सारी इस स्लाइड में लिखी हुई हैं, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, सेट किसे कहते हैं। अगर आप कुछ वेल डिफाइंड चीजों का, कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लें तो उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें हैं जिनका कलेक्शन सेट है, ये क्या हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, मतलब अगर आप नंबर्स का कलेक्शन लें तो आप इसे सेट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी लेटर्स, अगर आप लेटर्स का कलेक्शन लें आप इसे भी सेट कह सकते हैं।
ऑब्जेक्ट्स डेज भी हो सकते हैं, मतलब आप डेज का कलेक्शन लें वो भी एक सेट होगा। इसी तरह अगर आप सिटीज का कलेक्शन लें, उनके नेम का कलेक्शन लें, तो वो भी एक सेट कहला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी ले लें, कोई भी चीज ले लें, उनका कलेक्शन कर लें, क्या वो सेट कहलाएगा? आंसर इज नो। हमेशा उन्हीं चीजों का, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड मींस उनके मीनिंग क्लियर है, उनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूं नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, तो सभी को कंफर्म है कि नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनमें से कोई हो सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नंबर इनके अलावा भी कोई हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं लेटर्स का कलेक्शन, तो कंफर्म है कि ए से लेके जी तक कोई भी लेटर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। डेज के कलेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है इनको लेके। तो वो चीजें जिनके लिए कोई कंफ्यूजन है, उनका कलेक्शन सेट नहीं कहला सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ब्यूटीफुल पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ब्यूटी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। हो सकता है मेरे माइंड में किसी की आंखें अच्छी हैं तो वो शख्स खूबसूरत है, आपके माइंड में हो सकता है किसी के बाल अच्छे हैं तो वो खूबसूरत है, कोई ये कह सकता है किसी की स्माइल अच्छी है तो वो खूबसूरत है। मींस इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग, ब्यूटी के मीनिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर। तो खूबसूरत लोगों का सेट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है मेरे नजदीक एक ऐसा बंदा ज़हीन हो जिसके पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हों, आपके नजदीक कोई ऐसा बंदा ज़हीन हो सकता है जो फौरन जवाब देता है, जो मौके पे जवाब दे सकता है। तो इंटेलिजेंस के भी जो मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो हमेशा उन्हीं चीजों का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड है, जो क्लियर है, जिनको लेके हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है जी। नाउ ये जो सेट हमने बनाया, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव वे। डिस्क्रिप्टिव वे में क्या होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है, आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्टेटमेंट दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यू आर कंफर्म कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के कोई नेचुरल नंबर्स होंगे, आपने उनका कलेक्शन लिया है। तो आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को डिफाइन कर दिया। सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका लिस्टिंग वे। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होंगे उनकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट हमेशा आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और जो उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो कॉमा के जरिए सेपरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिस्टिंग वे ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने एक सेट बनाया, दिस इज ए सेट, और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ये आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं और कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। दिस वाज डिस्क्रिप्टिव वे, और ये एक लिस्टिंग वे है सेट को डिफाइन करने का। किसी भी सेट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, दैट इज सेट बिल्डर वे या सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या होता है कि आप सेट के एलिमेंट्स के बारे में कोई रूल डिफाइन करते हैं कि इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल इट इज अ सेट, ब्रैकेट से नजर आ रहा है कि इट इज अ सेट, और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट x आ सकता है। अब आप रूल बताने लगे हैं वो एलिमेंट x कैसे आएगा, सच दैट x इस तरह आ सकता है x बिलोंग्स टू n, यानी इस सेट के अंदर कोई भी x, कोई भी एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इट मींस इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो सेट को डिफाइन करने का तीसरा तरीका सेट बिल्डर वे। सेट को डिफाइन हम कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए भी। वेन डायग्राम क्या है, आपने जो सेट बनाना है वो एक सर्कल की फॉर्म में बनाना है, और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे मिलकर सेट बना है वो आप उस सर्कल के अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस वन, ये गोल दायरा, ये सर्कल शो कर रहा है कि इट इज ए सेट, और ये 1 2 3 4 इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ जी फलां स्टूडेंट, तो फलां स्टूडेंट कहने में प्रॉब्लम है,
किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको उसके नाम से पुकारें। तो नेम्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनकी पहचान करने के लिए आप सबके नेम्स हैं, जिससे आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। इसी तरह सेट तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो सेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सेट को नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर का, कोई भी कैपिटल लेटर आप रख लें, ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, जिससे सेट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी सेट का नाम टी रख सकता हूं। तो आप चाहे डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लिस्टिंग वे यूज कर रहे हैं, या सेट बिल्डर कर रहे हैं, या वेन डायग्राम कर रहे हैं, आप कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं सेट टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मींस मैंने एक सेट टी बनाया है, कलेक्शन टी बनाया है, और उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे, नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह मैं लिस्टिंग वे जो बनाया है, मैं इसको भी डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर टी यूज कर सकता हूं। तो लिखेंगे किस तरह, टी इज इक्वल टू दिस लिस्ट। तो ये आपने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल लेटर टी के साथ। इसी तरह अगर सेट आपने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो आप इसको भी कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। और अगर आपने एक वेन डायग्राम के जरिए सेट को रिप्रेजेंट किया है, सेट को बनाया है, तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कैपिटल लेटर टी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो जब भी आपने कोई सेट बनाना है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको किसी ना किसी कैपिटल लेटर के साथ आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक सेट के अंदर होता क्या है, सेट किससे मिलके बना है, ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। जो ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक टी सेट है, इस सेट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ये ऑब्जेक्ट्स इस सेट टी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं, क्या 1 इस सेट टी का पार्ट है, क्या इस सेट टी के अंदर मौजूद है? द आंसर इज यस। हमें नजर आ रहा है कि 1 इस सेट टी के अंदर मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, मींस 1 बिलोंग करता है सेट टी से। इसी सिंबल को आप मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 इज मेंबर ऑफ सेट टी, या इसी सिंबल को आप एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं। तो हम क्या फिर बोलेंगे, 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट टी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या -1 इस सेट टी का पार्ट है, आप देखें क्या -1 इसके अंदर मौजूद है? आंसर इज नो, -1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, -1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इट मींस -1 टी से बिलोंग नहीं करता। इसी सिंबल को आप नॉट मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि -1 सेट टी का मेंबर नहीं है। या इसी सिंबल को नॉट एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट टी। ठीक है जी। ओके, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, उसके भी सेम यही एलिमेंट है। अब दोनों के एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है जी। ऑर्डर या सीक्वेंस, तरतीब एलिमेंट्स की एक सेट के अंदर मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स की तरतीब ये है 1 2 3, और एक सेट बी है, उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, मगर तरतीब चेंज है। तरतीब क्या है, 3 1 2। तो मैंने अभी कहा कि ऑर्डर, सीक्वेंस, तरतीब मैटर नहीं करती। तो जब तरतीब मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर सेम। दोनों सेम सेट हैं, तरतीब आगे पीछे होगी एलिमेंट्स की, कोई इशू नहीं, एलिमेंट्स तो सेम है। 1 2 3 उसके अंदर भी है और 1 2 3 उसके अंदर भी है, तरतीब डिफरेंट है, लेकिन तरतीब मैटर नहीं करती। इसी तरह डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है।
उस एलिमेंट को जो रिपीट हो रहा है सेट के अंदर उसको खत्म कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं मगर 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि डुप्लीकेशन मैटर ही नहीं करती, डुप्लीकेशन का सेट के अंदर कोई मतलब नहीं होता, और अगर आ रही है तो आपको क्या करना है, उसको खत्म कर देना है। बोथ सेट्स आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। अगर रेपिटेशन हो रही है तो आपको उसे खत्म कर देना है। तो आप 1 को भी खत्म कर देंगे, 3 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। जब आपने इनको खत्म कर दिया तो क्या बचा? 1 2 3। ऊपर वाले भी सेट ए में 1 2 3 है, इट मींस बोथ सेट आर सेम। तो जब भी एक सेट के अंदर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो रही होगी, आपने उसको खत्म कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं होता एक सेट के अंदर। ठीक है जी। मल्टी सेट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक सेट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। मगर एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है, उस सेट को कहा जाता है मल्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल बी के अंदर 1 1 2 3 3, 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, इट इज अलाउड। यहां पे ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी इज मल्टी सेट, कि बी एक मल्टी सेट है। ये सिंपल सेट नहीं है, ये एक मल्टी सेट है। तो जब मल्टी सेट है तो इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड है। अब आप जो नंबर्स, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उनको खत्म नहीं करेंगे। इसके मीनिंग भी हैं। सेट के अंदर तो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? क्योंकि आपने उनको खत्म कर देना है। मगर यहाँ पे इसका मीनिंग भी है, इसकी वैल्यू भी है। रेपिटेशन अलाउड है इन मल्टी सेट के अंदर। ओके, अगर आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। ए सेट क्या है? ए सेट आपके पास ये है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 7। आपके पास एक सेट बी है, इसके अंदर 7 और 7 मतलब 7 2 टाइम्स है। ये दोनों क्या है? मैंने ऊपर रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि ये दोनों सेट्स हैं। एज ए सेट ए भी सेट है, बी भी सेट है, दोनों सेट सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि मल्टी जो डुप्लीकेशन एलिमेंट्स की है वो कोई मीनिंग नहीं रखती इन सेट। तो अगर ए भी सेट है, बी भी सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप इसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? मैंने अभी बताया कि डुप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं होता, और अगर एक सेट में डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। तो जब आप 7 को यहां से खत्म कर देंगे तो सिर्फ 7 ही बचेगा बी में भी। तो इसके अंदर भी 7 ही है, इसके अंदर भी 7 ही है। इट मींस ए और बी दोनों सेम सेट है। ठीक है जी। अगर सपोज ए और बी दो मल्टी सेट्स हैं आपके पास, ए मल्टी सेट है एंड दैट इज दिस वन, और बी एक मल्टी सेट है, दैट इज दिस वन। क्या दोनों सेम है एज मल्टी सेट? एज ए मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। अब मैं टर्म मल्टी सेट यूज कर रहा हूं, तो एज अ मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मल्टी सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन मैटर करती है। डुप्लीकेशन का मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो इस मल्टी सेट के अंदर कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट है और एक ही मर्तबा पड़ा हुआ है। जबकि बी एक मल्टी सेट है जिसके अंदर रेपिटेशन भी है। तो मैटर चूंकि करती है मल्टी सेट के अंदर, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों डिफरेंट मल्टी सेट है। मगर एज ए सेट दोनों सेम है, क्योंकि एज ए सेट उनमें डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? एक सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट भी होता है। सेट के अंदर होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकें, आप गिन सकें, उसकी तादाद बता सकें, तो वो सेट एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ए एक सेट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। आप इजीली गिन सकते हैं कि 1 पहला एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। सो ए इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लाख एलिमेंट्स भी होंगे। अब लाख क्या शो कर रहा है? कि आपने काउंट किया हुआ है। तो लाख एलिमेंट भी हैं, करोड़ एलिमेंट भी हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जो सेट के एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम कम नेचुरल नंबर्स वाला सेट, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट शामिल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं। इट इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट ना कर सकें वो
इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये डॉट शो कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सेट कभी खत्म ही नहीं होगा, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, अब ऑल इवन नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इन सारे इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी। व्हाट इज सिंगलटन्स एंड एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए आपके सामने एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, सो ए क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एक ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, आप उसे नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को या नल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, कोई एलिमेंट नहीं है, इट मींस इट इज एन एम्प्टी सेट। और दूसरा तरीका है सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आप इस सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी ये सिंबल होगा तो आपने समझ जाना है कि जो ए है दैट इज एन एम्प्टी सेट, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, इकट्ठा करना। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट ये है, एक बी सेट है आपके पास, और आप ए यूनियन बी करना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी को कंबाइन करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ए यू बी, ये जो यू है ये सिंबल है, ये शो करता है कि आप ए और बी का यूनियन लेना चाहते हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए का पहला एलिमेंट आ गया, ए का दूसरा एलिमेंट आ गया, ए का तीसरा एलिमेंट आ गया। जब ए के एलिमेंट्स लिख लें, इसके साथ ही आप बी के भी एलिमेंट्स लिख लें, तो बी का पहला एलिमेंट आ गया और बी का दूसरा एलिमेंट आ गया। ये जो आपके सामने अब सेट बना है ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इट इज ए यूनियन बी। तो जो मैंने बातें बोली वो यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में सेम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ये है और बी एक और सेट है आपके पास, आप ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सिंबॉलिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो सिंबल है उल्टा यू, इट इज इंटरसेक्शन सिंबल, मींस आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो आप ए इंटरसेक्शन बी लेते वक्त 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कौन सा कॉमन है? 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, इट मींस ये कॉमन है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी में 4 भी लिख लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट ए है, इसके कंप्लीमेंट को ए बार या ए कॉमा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ए पावर कॉमा। ये शो करता है कि आप ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं। ए एक सेट है, इसके कंप्लीमेंट में क्या होगा? इसके कंप्लीमेंट में सब कुछ होगा, बस ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट ये है 1 2 3 4, आप इस सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पावर कॉमा के जरिए या ए के ऊपर बार लगा के। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर तमाम नंबर्स आ सकते हैं मगर 1 2 3 4 नहीं होगा। अगर मैं कहूं जी आपका कंप्लीमेंट क्या होगा? आपका कंप्लीमेंट होगा बाकी तमाम लोग मगर आप नहीं होंगे। ठीक है जी। आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट वाला, कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और अगर आप किसी सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए के सेट के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी लिख देते हैं। सो सेम स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताई है। तो किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट आपने लेना है, आपने उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, बस उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेट कहलाता है, तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है? सीक्वेंस उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो किसी खास ऑर्डर में होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को किसी खास तरतीब में उनका कलेक्शन दें
तो वो खास तरतीब में उनका कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो कलेक्शन आपने लेना है ऑब्जेक्ट्स का, वो आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, इट मींस ये एक सीक्वेंस है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, और ये किसी खास ऑर्डर में है। कौन से खास ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, 1 5 8। सो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है एक खास ऑर्डर में, और आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ सीक्वेंस। जिस तरह सेट की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह सीक्वेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब मैटर करती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती। अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 है और दूसरे सेट में 3 2 1 है, तो हम कहते थे एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे भी होगी तो कोई इशू नहीं, दोनों सेट सेम है। मगर सीक्वेंस के अंदर तरतीब मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस उसी के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है मगर तरतीब डिफरेंट है, तो हम कहेंगे दोनों सीक्वेंस डिफरेंट हैं। आप गौर करें, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, मगर इसमें तरतीब है 7 2 1 5 7, इसमें 21 7 57। तो बोथ आर डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी। इसी तरह जो रेपिटेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी मैटर करती है। आपको याद होगा सेट के अंदर डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती थी। अगर डुप्लीकेशन आती थी तो हम डुप्लीकेशन को खत्म कर देते थे, मगर रेपिटेशन या डुप्लीकेशन सीक्वेंस के अंदर मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और आपके पास एक और सीक्वेंस है, मगर इसमें एक एलिमेंट 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट सीक्वेंस होंगे, सेम नहीं होंगे। एक सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और सेट और मल्टी सेट में क्या फर्क होता है, देन यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट, और लास्ट में हम देखेंगे कि सीक्वेंस और टपल किसे कहा जाता है। यकीनन आज के लेक्चर में जो टॉपिक शामिल हैं आप लोगों ने पहले से पढ़े भी होंगे, और लेकिन चूंकि हमारे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमने इन टॉपिक्स को स्टडी करना है, तो हम इनका एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेट किसे कहा जाता है। अगर आप कुछ वेल डिफाइंड चीजों का, कुछ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन ले लें, तो उस कलेक्शन को सेट कहते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स या जो चीजें हैं जिनका कलेक्शन सेट है, ये क्या हो सकती हैं? ऑब्जेक्ट्स कैन बी नंबर्स, मतलब अगर आप नंबर्स का कलेक्शन लें तो आप इसे सेट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स कैन बी लेटर्स, अगर आप लेटर्स का कलेक्शन लें आप इसे भी सेट कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स डेज भी हो सकते हैं, मतलब आप डेज का कलेक्शन लें वो भी एक सेट होगा। इसी तरह अगर आप सिटीज का कलेक्शन लें, उनके नेम का कलेक्शन लें, तो वो भी एक सेट कहला सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ भी ले लें, कोई भी चीज ले लें, उनका कलेक्शन कर लें, क्या वो सेट कहलाएगा? आंसर इज नो। हमेशा उन्हीं चीजों का, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड होंगी। वेल डिफाइंड मींस उनके मीनिंग क्लियर है, उनको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहता हूं नंबर्स, नंबर्स का कलेक्शन, तो सभी को कंफर्म है कि नंबर 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनमें से कोई हो सकते हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि नंबर इनके अलावा भी कोई हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूं लेटर्स का कलेक्शन, तो कंफर्म है कि ए से लेके जी तक कोई भी लेटर हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। डेज के कलेक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड सो ऑन। इसी तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं है इनको लेके। तो वो चीजें जिनके लिए कोई कंफ्यूजन है, उनका कलेक्शन सेट नहीं कहला सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूं कि ब्यूटीफुल पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, आंसर इज नो, क्योंकि ब्यूटी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। हो सकता है मेरे माइंड में किसी की आंखें अच्छी हैं तो वो शख्स खूबसूरत है, आपके माइंड में हो सकता है किसी के बाल अच्छे हैं तो वो खूबसूरत है, कोई ये कह सकता है किसी की स्माइल अच्छी है तो वो खूबसूरत है। मींस इसकी डेफिनेशन, इसके मीनिंग, ब्यूटी के मीनिंग पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं, इट इज नॉट क्लियर। तो खूबसूरत लोगों का सेट कभी भी नहीं बनाया जा सकता। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं इंटेलिजेंट पीपल का कलेक्शन सेट कहलाएगा, अगेन आंसर इज नो, क्योंकि इंटेलिजेंस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। हो सकता है मेरे नजदीक एक ऐसा बंदा ज़हीन हो जिसके पेपर्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हों, आपके नजदीक कोई ऐसा बंदा ज़हीन हो सकता है जो फौरन जवाब देता है, जो मौके पे जवाब दे सकता है।
तो इंटेलिजेंस के भी जो मीनिंग है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो हमेशा उन्हीं चीजों का कलेक्शन सेट कहलाएगा जो वेल डिफाइंड है, जो क्लियर है, जिनको लेके हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होता। ठीक है जी। नाउ ये जो सेट हमने बनाया, जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाया, इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है डिस्क्रिप्टिव वे। डिस्क्रिप्टिव वे में क्या होता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन लेना है, आप उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक स्टेटमेंट दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब यू आर कंफर्म कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में कोई नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिया गया है, 1 2 3 4 5 6 इसी तरह के कोई नेचुरल नंबर्स होंगे, आपने उनका कलेक्शन लिया है। तो आपने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट को डिफाइन कर दिया। सेट को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका लिस्टिंग वे। इसमें क्या है कि जो ऑब्जेक्ट सेट के अंदर होंगे उनकी आप एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट हमेशा आप करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और जो उस सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स आएंगे वो कॉमा के जरिए सेपरेट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज लिस्टिंग वे ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपने एक सेट बनाया, दिस इज अ सेट, और इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और ये आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखे हैं और कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। दिस वाज डिस्क्रिप्टिव वे, और ये एक लिस्टिंग वे है सेट को डिफाइन करने का। किसी भी सेट को डिफाइन करने का एक और तरीका है, दैट इज सेट बिल्डर वे या सेट बिल्डर नोटेशन। इसमें क्या होता है कि आप सेट के एलिमेंट्स के बारे में कोई रूल डिफाइन करते हैं कि इस सेट के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ सेट, ब्रैकेट से नजर आ रहा है कि इट इज अ सेट, और इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट x आ सकता है। अब आप रूल बताने लगे हैं वो एलिमेंट x कैसे आएगा, सच दैट x इस तरह आ सकता है, x बिलोंग्स टू n, यानी इस सेट के अंदर कोई भी x, कोई भी एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। इट मींस इस सेट के अंदर नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो सेट को डिफाइन करने का तीसरा तरीका सेट बिल्डर वे। सेट को डिफाइन हम कर सकते हैं या रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के जरिए भी। वेन डायग्राम क्या है? आपने जो सेट बनाना है वो एक सर्कल की फॉर्म में बनाना है, और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनसे मिलकर सेट बना है वो आप उस सर्कल के अंदर लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक दिस वन, ये गोल दायरा, ये सर्कल शो कर रहा है कि इट इज ए सेट, और ये 1 2 3 4 इस सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ओके, अगर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ जी फलां स्टूडेंट, तो फलां स्टूडेंट कहने में प्रॉब्लम है। किसी भी शख्स को, किसी भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने का बेहतरीन तरीका है कि आप उसको उसके नाम से पुकारें। तो नेम्स रखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, उनकी पहचान करने के लिए आप सबके नेम्स हैं, जिससे आप लोगों की आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाती है। इसी तरह सेट तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। तो सेट की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सेट को नाम दे सकते हैं कैपिटल लेटर का, कोई भी कैपिटल लेटर आप रख लें, ए रख लें, बी रख लें, सी रख लें, जिससे सेट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी सेट का नाम टी रख सकता हूं। तो आप चाहे डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं, चाहे आप लिस्टिंग वे यूज कर रहे हैं, या सेट बिल्डर कर रहे हैं, या वेन डायग्राम कर रहे हैं, आप कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्क्रिप्टिव वे यूज कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं सेट टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। इट मींस मैंने एक सेट टी बनाया है, कलेक्शन टी बनाया है, और उस कलेक्शन के अंदर कौन कौन से नंबर्स होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। इसी तरह मैं लिस्टिंग वे जो बनाया है, मैं इसको भी डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर टी यूज कर सकता हूं। तो लिखेंगे किस तरह? टी इज इक्वल टू दिस लिस्ट। तो ये आपने सेट को रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल लेटर टी के साथ। इसी तरह अगर सेट आपने रिप्रेजेंट किया सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, तो आप इसको भी कैपिटल लेटर के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस वन। और अगर आपने एक वेन डायग्राम के जरिए सेट को रिप्रेजेंट किया है, सेट को बनाया है, तो आप इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कैपिटल लेटर टी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह। तो जब भी आपने कोई सेट बनाना है, उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको किसी ना किसी कैपिटल लेटर के साथ आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है जी। अच्छा, एक सेट के अंदर होता क्या है? सेट किससे मिलके बना है? ऑब्जेक्ट से मिलके बना है। जो ऑब्जेक्ट्स एक सेट के अंदर होते हैं उनको एलिमेंट्स ऑफ सेट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक टी सेट है, इस सेट के अंदर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है।
ये ऑब्जेक्ट्स इस सेट टी के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताएं क्या 1 इस सेट टी का पार्ट है, क्या इस सेट टी के अंदर मौजूद है? द आंसर इज यस। हमें नजर आ रहा है कि 1 इस सेट टी के अंदर मौजूद है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 1 बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, मींस 1 बिलोंग करता है सेट टी से। इसी सिंबल को आप मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 इज मेंबर ऑफ सेट टी, या इसी सिंबल को आप एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं, तो हम क्या फिर बोलेंगे 1 इज एलिमेंट ऑफ सेट टी। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं क्या -1 इस सेट टी का पार्ट है, आप देखें क्या -1 इसके अंदर मौजूद है? आंसर इज नो, -1 इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? -1 डज नॉट बिलोंग्स टू टी। ये जो सिंबल आपको यहां पे नजर आ रहा है, इट रिप्रेजेंट्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इट मींस -1 टी से बिलोंग नहीं करता। इसी सिंबल को आप नॉट मेंबरशिप सिंबल भी कह सकते हैं। इसका मतलब है कि -1 सेट टी का मेंबर नहीं है, या इसी सिंबल को नॉट एलिमेंट सिंबल भी कह सकते हैं। इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? -1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट टी। ठीक है जी। ओके, सेट की कुछ प्रॉपर्टीज। अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और दोनों सेट के एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, उसके भी सेम यही एलिमेंट है। अब दोनों के एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर इक्वल, ए इक्वल्स टू बी। ठीक है जी। ऑर्डर या सीक्वेंस, तरतीब एलिमेंट्स की एक सेट के अंदर मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके एलिमेंट्स की तरतीब ये है 1 2 3, और एक सेट बी है, उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, मगर तरतीब चेंज है। तरतीब क्या है? 3 1 2। तो मैंने अभी कहा कि ऑर्डर, सीक्वेंस, तरतीब मैटर नहीं करती। तो जब तरतीब मैटर नहीं करती, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, तो हम कहेंगे बोथ सेट्स आर सेम। दोनों सेम सेट हैं, तरतीब आगे पीछे होगी एलिमेंट्स की, कोई इशू नहीं, एलिमेंट्स तो सेम है। 1 2 3 उसके अंदर भी है और 1 2 3 उसके अंदर भी है, तरतीब डिफरेंट है, लेकिन तरतीब मैटर नहीं करती। इसी तरह डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट सेट के अंदर उसका कोई मतलब नहीं होता। अगर एक सेट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा मर्तबा आ रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उस एलिमेंट को जो रिपीट हो रहा है सेट के अंदर, उसको खत्म कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, आपके पास एक और सेट बी है, इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं, मगर 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है। तो मैंने अभी कहा कि डुप्लीकेशन मैटर ही नहीं करती। डुप्लीकेशन का सेट के अंदर कोई मतलब नहीं होता, और अगर आ रही है तो आपको क्या करना है? उसको खत्म कर देना है। बोथ सेट्स आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। अगर रेपिटेशन हो रही है तो आपको उसे खत्म कर देना है। तो आप 1 को भी खत्म कर देंगे, 3 को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। जब आपने इनको खत्म कर दिया तो क्या बचा? 1 2 3। ऊपर वाले भी सेट ए में 1 2 3 है, इट मींस बोथ सेट आर सेम। तो जब भी एक सेट के अंदर रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो रही होगी, आपने उसको खत्म कर देना है, उसका कोई मतलब नहीं होता एक सेट के अंदर। ठीक है जी। मल्टी सेट क्या होता है? अभी मैंने बताया कि एक सेट के अंदर डुप्लीकेशन अलाउड नहीं है, और अगर डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। मगर एक ऐसा सेट भी होता है जिसके अंदर डुप्लीकेशन अलाउड है, उस सेट को कहा जाता है मल्टी सेट। फॉर एग्जाम्पल, बी के अंदर 1 1 2 3 3, 1 भी रिपीट हो रहा है और 3 भी रिपीट हो रहा है, इट इज अलाउड। यहां पे ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है बी इज मल्टी सेट, कि बी एक मल्टी सेट है। ये सिंपल सेट नहीं है, ये एक मल्टी सेट है। तो जब मल्टी सेट है तो इसके अंदर रेपिटेशन अलाउड है। अब आप जो नंबर्स, जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, आप उनको खत्म नहीं करेंगे। इसके मीनिंग भी हैं। सेट के अंदर तो अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं होता। क्यों मतलब नहीं होता? क्योंकि आपने उनको खत्म कर देना है। मगर यहाँ पे इसका मीनिंग भी है, इसकी वैल्यू भी है। रेपिटेशन अलाउड है इन मल्टी सेट के अंदर। ओके, अगर आपके पास दो सेट हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी, ए सेट क्या है?
ए सेट आपके पास ये है, इसके अंदर एक ही एलिमेंट है 7, आपके पास एक सेट बी है, इसके अंदर 7 और 7 मतलब 7 2 टाइम्स है। ये दोनों क्या है, मैंने ऊपर रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि ये दोनों सेट्स हैं। एज ए सेट दोनों सेट सेम है, ए भी सेट है बी भी सेट है, इसके अंदर दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो आप इसको खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे, मैंने अभी बताया कि डुप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं होता, और अगर एक सेट में डुप्लीकेशन आ रही है तो आपने उसको खत्म कर देना है। तो जब आप 7 को यहां से खत्म कर देंगे तो सिर्फ 7 ही बचेगा बी में भी, तो इसके अंदर भी 7 ही है, इसके अंदर भी 7 ही है, इट मींस ए और बी दोनों सेम सेट है। ठीक है जी। अगर सपोज ए और बी दो मल्टी सेट्स हैं आपके पास, ए मल्टी सेट है एंड दैट इज दिस वन, और बी एक मल्टी सेट है दैट इज दिस वन, क्या दोनों सेम है एज मल्टी सेट? एज ए मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। अब मैं टर्म मल्टी सेट यूज कर रहा हूं, तो एज अ मल्टी सेट दोनों डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मल्टी सेट्स के अंदर डुप्लीकेशन मैटर करती है, डुप्लीकेशन का मीनिंग होता है, मतलब होता है। तो इस मल्टी सेट के अंदर कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक ही एलिमेंट है और एक ही मर्तबा पड़ा हुआ है, जबकि बी एक मल्टी सेट है जिसके अंदर रेपिटेशन भी है। तो मैटर चूंकि करती है मल्टी सेट के अंदर, तो हम कहेंगे ए और बी दोनों डिफरेंट मल्टी सेट हैं, मगर एज ए सेट दोनों सेम है, क्योंकि एज ए सेट उनमें डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती। ओके जी, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप्स कितनी होती हैं? एक सेट फाइनाइट सेट भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट भी होता है। सेट के अंदर होता क्या है? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर एक सेट के अंदर ऑब्जेक्ट्स को आप काउंट कर सकें, आप गिन सकें, उसकी तादाद बता सकें, तो वो सेट एक फाइनाइट सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ए एक सेट है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, आप इजीली गिन सकते हैं कि 1 पहला एलिमेंट है, 2 दूसरा एलिमेंट है, 3 तीसरा एलिमेंट है, तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। सो ए इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके अंदर लाख एलिमेंट्स भी होंगे, अब लाख क्या शो कर रहा है कि आपने काउंट किया हुआ है, तो लाख एलिमेंट भी हैं, करोड़ एलिमेंट भी हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जो सेट के एलिमेंट्स काउंट हो सकते हैं वो सेट फाइनाइट सेट कहलाता है। इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से कम कम नेचुरल नंबर्स वाला सेट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट शामिल हैं, आप इनको काउंट कर सकते हैं, इट इज फाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये डॉट शो कर रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, ये सेट कभी खत्म ही नहीं होगा, तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, अब ऑल इवन नंबर्स कभी खत्म ही नहीं होंगे, 0 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, तो इन सारे इवन नंबर्स का जो सेट होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है जी। व्हाट इज सिंगलटन्स एंड एम्प्टी सेट? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ओनली वन एलिमेंट, दैट सेट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, ए आपके सामने एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है 6, सो ए क्या होगा? एक सिंगलटन सेट होगा। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, दैट सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एक ऐसा सेट जो एम्प्टी सेट हो, जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, आप उसे नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को या नल सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का, कोई एलिमेंट नहीं है, इट मींस इट इज एन एम्प्टी सेट। और दूसरा तरीका है सेट को, एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का, ये आप इस सिंबल के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब भी ये सिंबल होगा तो आपने समझ जाना है कि जो ए है दैट इज एन एम्प्टी सेट, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का क्या मतलब होता है? कंबाइन करना, इकट्ठा करना। अगर आपके पास दो सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए सेट ये है, एक बी सेट है आपके पास, और आप ए यूनियन बी करना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी को कंबाइन करना चाहते हैं। सिंबॉलिकली इसको लिखेंगे ए यू बी, ये जो यू है ये सिंबल है, ये शो करता है कि आप ए और बी का यूनियन लेना चाहते हैं, यानी इन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं। तो कंबाइन कैसे करेंगे? आप सबसे पहले ए के एलिमेंट्स लिख लेंगे, ए का पहला एलिमेंट आ गया, ए का दूसरा एलिमेंट आ गया, ए का तीसरा एलिमेंट आ गया। जब ए के एलिमेंट्स लिख लें, इसके साथ ही आप बी के भी एलिमेंट्स लिख लें,
तो बी का पहला एलिमेंट आ गया और बी का दूसरा एलिमेंट आ गया। ये जो आपके सामने अब सेट बना है ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन करके, इट इज ए यूनियन बी। तो जो मैंने बातें बोली वो यहाँ पे ये लिखी हुई हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में सेम सेम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट हैं, एक सेट ये है और बी एक और सेट है आपके पास, आप ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहते हैं, मतलब आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सिंबॉलिकली आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? ये जो सिंबल है उल्टा यू, इट इज इंटरसेक्शन सिंबल, मींस आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेना चाहते हैं। सो ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले 2 इन दोनों में कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन है तो आप ए इंटरसेक्शन बी लेते वक्त 2 लिख लेंगे। इसके अलावा कौन सा कॉमन है? 4 भी दोनों के अंदर मौजूद है, इट मींस ये कॉमन है, तो आप ए इंटरसेक्शन बी में 4 भी लिख लेंगे। दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई सेट ए है, इसके कंप्लीमेंट को ए बार या ए कॉमा के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, ए पावर कॉमा। ये शो करता है कि आप ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं। ए एक सेट है, इसके कंप्लीमेंट में क्या होगा? इसके कंप्लीमेंट में सब कुछ होगा, बस ए के एलिमेंट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ए सेट ये है 1 2 3 4, आप इस सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ए पावर कॉमा के जरिए या ए के ऊपर बार लगा के। तो इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर तमाम नंबर्स आ सकते हैं मगर 1 2 3 4 नहीं होगा। अगर मैं कहूं जी आपका कंप्लीमेंट क्या होगा? आपका कंप्लीमेंट होगा बाकी तमाम लोग मगर आप नहीं होंगे। ठीक है जी। आपने ये भी कंसेप्ट पढ़ा होगा यूनिवर्सल सेट वाला, कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होता है और अगर आप किसी सेट ए का कंप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए के सेट के एलिमेंट्स को माइनस करके बाकी लिख देते हैं। सो सेम स्टोरी है, एक डिफरेंट तरीके से मैंने आपको बताई है। तो किसी भी सेट का जब कंप्लीमेंट आपने लेना है, आपने उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, बस उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे, बाकी तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, लेकिन अभी तो हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तो सेट कहलाता है, तो सीक्वेंस कैसे हो सकता है? सीक्वेंस उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है जो किसी खास ऑर्डर में होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट्स को किसी खास तरतीब में उनका कलेक्शन दें तो वो खास तरतीब में उनका कलेक्शन सीक्वेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी बात आपने ये भी याद रखनी है कि जो कलेक्शन आपने लेना है ऑब्जेक्ट्स का, वो आपने हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है, इट मींस ये एक सीक्वेंस है और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये किसी खास ऑर्डर में है। कौन से खास ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, 1 5 8। सो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है एक खास ऑर्डर में और आपने स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इट मींस इट इज अ सीक्वेंस। जिस तरह सेट की प्रॉपर्टीज थी, इसी तरह सीक्वेंस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर मैटर करता है, तरतीब मैटर करती है। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर तरतीब मैटर नहीं करती। अगर एक सेट के अंदर 1 2 3 है और दूसरे सेट में 3 2 1 है तो हम कहते थे एलिमेंट सेम है, तरतीब आगे पीछे भी होगी तो कोई इशू नहीं, दोनों सेट सेम है। मगर सीक्वेंस के अंदर तरतीब मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और दूसरा सीक्वेंस उसी के एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है मगर तरतीब डिफरेंट है, तो हम कहेंगे दोनों सीक्वेंस डिफरेंट हैं। आप गौर करें, एलिमेंट्स दोनों में सेम है, ऑब्जेक्ट्स दोनों में सेम है, मगर इसमें तरतीब है 7 2 1 5 7, इसमें 21 7 57, तो बोथ आर डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है जी। इसी तरह जो रेपिटेशन है, डुप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, वो भी मैटर करती है। आपको याद होगा सेट के अंदर डुप्लीकेशन मैटर नहीं करती थी, अगर डुप्लीकेशन आती थी तो हम डुप्लीकेशन को खत्म कर देते थे, मगर रेपिटेशन या डुप्लीकेशन सीक्वेंस के अंदर मैटर करती है। अगर आपके पास एक सीक्वेंस ये है और आपके पास एक और सीक्वेंस है मगर इसमें एक एलिमेंट 2 मरतबा रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों डिफरेंट सीक्वेंस होंगे, सेम नहीं होंगे। ठीक है जी। अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा, ये सीक्वेंस दो तरह का हो सकता है। फर्स्ट टाइप ऑफ सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस। इसके ऑब्जेक्ट्स की तादाद को हम काउंट कर सकते हैं।
इसी तरह सीक्वेंस इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकता है, एक ऐसा सीक्वेंस जिसके एलिमेंट्स की तादाद या ऑब्जेक्ट्स की तादाद को आप काउंट ना कर सकें, वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। फाइनाइट सीक्वेंस को टप्पल भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है, इट इज ए टप्पल। अब इस फाइनाइट सीक्वेंस के अंदर या इस टप्पल के अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से इस टप्पल को टू टप्पल कहा जाएगा, या आप इसको पेयर भी कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक फाइनाइट सीक्वेंस ये है, इसके अंदर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। तो तीन ऑब्जेक्ट्स की वजह से इस फाइनाइट सीक्वेंस को या इस टप्पल को थ्री टप्पल कहा जाएगा। आप बता सकते हैं के टप्पल किसे कहा जाएगा? एक ऐसा सीक्वेंस जिसके अंदर एलिमेंट्स की के तादाद मौजूद हो, उस सीक्वेंस को या उस टप्पल को के टप्पल कहा जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में जितनी बातें मैंने आपको बताई वो आपकी समझ में आई होंगी। आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अल्फाबेट किसे कहा जाता है, और उसके बाद लेटर्स ऑफ अल्फाबेट क्या होते हैं। मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट एक सेट को कहते हैं। क्या हम किसी भी सेट को अल्फाबेट कह सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्फाबेट एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। पहली प्रॉपर्टी ये है, अल्फाबेट सेट एक ऐसा सेट हो सकता है जो कि एम्प्टी ना हो। एक ऐसा सेट जो एम्प्टी होगा वो कभी भी अल्फाबेट सेट नहीं हो सकता। दूसरी प्रॉपर्टी जो एक अल्फाबेट सेट के अंदर होनी चाहिए वो ये है कि अल्फाबेट सेट हमेशा फाइनाइट होता है, उसके एलिमेंट्स की तादाद हमेशा फाइनाइट होती है। अगर आपके पास एक ऐसा सेट मौजूद है जिसके एलिमेंट्स की तादाद इनफाइनाइट है, तो ये वाला सेट कभी भी अल्फाबेट सेट नहीं हो सकता। सो एक ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी होगा और जिसके एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट होगी, आप उस सेट को अल्फाबेट सेट का नाम दे सकते हैं। हियर इज एन एग्जांपल। इस सेट के अंदर अल्फाबेट की दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ये एम्प्टी भी नहीं है और इसके एलिमेंट्स की तादाद फाइनाइट है, तो आप इस सेट को अल्फाबेट सेट कह सकते हैं। इसी तरह एक एग्जांपल ये भी है, इसके अंदर भी अल्फाबेट की दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो ये दोनों सेट अल्फाबेट सेट कहलाए जा सकते हैं। अब जिस तरह हर सेट का कोई ना कोई नाम होता है, आप किसी सेट को सेट ए का नाम देते हैं, किसी को सेट बी का नाम देते हैं। जब भी आप एक अल्फाबेट सेट बनाएंगे, आप उसे ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए डिनोट करेंगे। ये जो मैंने यहाँ पे रेड कलर का सिंबल बनाया है, यहाँ पे इट इज ग्रीक लेटर सिग्मा। तो जब भी अल्फाबेट सेट आपने बनाना है, आपने उसको ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट करना है। तो पहले वाली जो एग्जांपल थी, ये एक अल्फाबेट सेट है, इसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, तो आप इसको ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी वाली जो एग्जांपल थी, इसके अंदर भी अल्फाबेट की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, तो आप इसको अल्फाबेट सेट कह सकते हैं और इसको भी ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है नीचे लिखी हुई, ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए से लेके जी तक सारे अल्फाबेट के लेटर्स मौजूद हैं, सारी एबीसी मौजूद है। सो ये भी एक फाइनाइट सेट है और ये भी एम्प्टी नहीं है, तो आप इसको भी अल्फाबेट सेट कह सकते हैं। इसीलिए मैंने इसको ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। किसी भी सेट के अंदर अगर 1000 एलिमेंट्स भी होंगे, अगर 10,000 एलिमेंट्स भी होंगे, वो भी एक फाइनाइट सेट ही होगा। जब एलिमेंट्स की तादाद डिफाइंड है कि 10,000 है या 50,000 है या 1,000 है, इट मींस फाइनाइट सेट है वो। तो आप एक ऐसे सेट को अल्फाबेट सेट कह सकते हैं और ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हर सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलके वो सेट बना होता है। अल्फाबेट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको लेटर्स या सिंबल्स ऑफ अल्फाबेट कहा जाता है। ये जो पहले वाली एग्जांपल थी, इस अल्फाबेट सेट के अंदर दो एलिमेंट्स ए और बी मौजूद हैं, तो आप इनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में 0 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, आप इनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। और ये जो लास्ट में मैंने एग्जांपल कोड की थी, इसमें ए से लेके जी तक एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कहलाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी लेटर्स ऑफ अल्फाबेट क्या है। अभी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन कुछ एडिशन करते हैं इस टॉपिक के अंदर। आपके पास कुछ अल्फाबेट सेट मौजूद हैं,
ये 4 एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। इन चारों के अंदर अल्फाबेट की दोनों प्रॉपर्टीज हैं, चारों नॉन एम्प्टी हैं और चारों के एलिमेंट्स की तादाद भी फाइनाइट है। इसलिए हम इनको ग्रीक लेटर सिग्मा के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि ये अल्फाबेट सेट है। अभी मैंने बताया कि जी अल्फाबेट सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कहा जाता है। ये जो पहले वाला सेट है अल्फाबेट का, इसके अंदर दो एलिमेंट्स ए और बी मौजूद हैं, तो आप इसको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। दूसरे वाले सेट के अंदर 0 और 1 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो आप इनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। तीसरे वाले सेट के अंदर स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी लेटर्स मौजूद हैं या एलिमेंट्स मौजूद हैं, आप इनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। और लास्ट वाले सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये हैं और आप इनको लेटर्स ऑफ अल्फाबेट कह सकते हैं। तो मैंने 4 एग्जांपल्स क्यों मेंशन की? असल काम है अल्फाबेट के लेटर्स की तादाद मालूम करना। एक अल्फाबेट सेट के अंदर कितने लेटर्स मौजूद हैं। लेटर्स की तादाद बताने से पहले आपको एक पॉइंट ज़हन में रखना है। वो पॉइंट क्या है? अल्फाबेट सेट के अंदर एलिमेंट्स जो कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं वो एक एक लेटर को शो करते हैं। किसी भी अल्फाबेट सेट में वो एलिमेंट्स जो कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं वो एक एक लेटर को शो करते हैं। ये जो पहले वाली एग्जांपल है, इसके अंदर ए और बी दोनों कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। सो ए इज वन लेटर एंड बी इज वन लेटर। इस अल्फाबेट सेट के अंदर टोटल एलिमेंट्स या टोटल लेटर्स दो हैं। इसी तरह जो दूसरे वाली एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर 0 और 1 दोनों कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं। इट मींस 0 एक लेटर है और 1 एक लेटर है। इस सेट के अंदर भी एलिमेंट्स की तादाद या लेटर्स की तादाद 2 है। व्हाट अबाउट दिस वन? इस अल्फाबेट सेट के अंदर कितने लेटर्स हैं? 2 लेटर्स मौजूद हैं या फिर 3 लेटर मौजूद हैं? आंसर देने से पहले आपको उसी पॉइंट को याद रखना है कि अल्फाबेट सेट के अंदर जो कॉमा के जरिए एलिमेंट सेपरेट किए गए हैं वो एक एक लेटर को शो करते हैं। स्मॉल ए और कैपिटल ए, इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है। इट मीन स्मॉल ए कैपिटल ए इकट्ठा एक लेटर को शो करता है। अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए के दरमियान में भी कॉमा होता तो स्मॉल ए एक लेटर होता और कैपिटल ए एक लेटर होता, लेकिन इन दोनों के दरमियान में चूंकि कोई कॉमा नहीं है तो ये दोनों एक लेटर को शो करते हैं। इसके बाद कॉमा आता है, इट मींस अगला लेटर शुरू होने लगा है। सो बी इज अगेन वन लेटर। सो इस अल्फाबेट सेट के अंदर भी लेटर्स की तादाद 2 है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? इसके अंदर अल्फाबेट के कितने लेटर्स मौजूद हैं? 6 मौजूद हैं या फिर 3 मौजूद हैं? अगेन वही पॉइंट आपको ज़हन में रखना है, जो कॉमा के जरिए सेपरेट किए गए हैं वो एक एक लेटर को शो करते हैं। सो स्मॉल ए, इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, तो स्मॉल ए इज वन लेटर। ये 2 लेटर नहीं है, ये एक लेटर को शो करता है। इसके बाद कॉमा है, इट मींस अगला लेटर शुरू होने लगा है। स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल डी, इन तीनों के दरमियान में कोई कॉमा नहीं है, सो स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल डी एक लेटर को शो करता है। इसके बाद कॉमा, इट मींस अगला लेटर शुरू होने लगा है, और इसके बाद है स्मॉल डी और ये भी एक लेटर को शो करता है। सो इस अल्फाबेट सेट के अंदर लेटर्स की तादाद 3 है। आई एम श्योर कि आप इजीली किसी भी अल्फाबेट सेट के अंदर लेटर्स की तादाद को मालूम कर सकते हैं। कमिंग लेक्चर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होंगे जिनमें है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग। उन टॉपिक्स के अंदर जो आज वाला कंसेप्ट है लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, वो वाला यूज होगा। तो आज वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।